देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और भारत का ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। वॉर अगेंस्ट टेरर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तीनों सेनाओं का हौसला बुलंद है। सेना लगातार वीडियो शेयर कर पाकिस्तान को वार्न कर रही है। अब भारतीय वायुसेना ने एक नया वीडियो जारी किया। इसमें वायुसेना का पराक्रम दिखाया गया है। एयरफोर्स के जवान फाइटर जेट्स के साथ आसमान में शौर्य दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में सबसे अहम है एयरफोर्स का क्लियर मैसेज। आरंभ है प्रचंड, यानी पाकिस्तान का जो हश्र हुआ है वो तो आगाज भर है, ये अंजाम नहीं है। इससे पहले ही भारतीय सेनाओं ने अपने ऐसे कई सारे वीडियो मैसेज जारी किए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना ने याचना नहीं अब रण होगा ये मैसेज दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की क्या हालत हुई ये पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए भारतीय सेना जो भी वीडियो पोस्ट करती है उसे दुनिया जरूर डिकोड करती है। एक ऐसा ही वीडियो मैं आपके सामने रख रही हूं। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। जो संदेश इस वक्त आपने तीनों ही वीडियो में देखे हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो हमारी आर्मी हो, या फिर इस वक्त आपने नेवी का जो वीडियो देखा, वो एक ही मैसेज दे रहा है। और ये भारत का हर दुश्मन बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देख ले, क्योंकि भारत रुकेगा नहीं, अपने दुश्मनों को झुका कर रहेगा। और ऐसी है तैयारी। इस वक्त तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल के सिन्हा, बहुत स्वागत सर आपका। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय जुड़े हुए, बहुत स्वागत सर आपका भी। एयर कमांडर अश्विंदर सिंह बहल, बहुत स्वागत सर। जय हिंद सर। जय हिंद। ये जो तीनों वीडियो हम देख रहे हैं, एक एक वीडियो सर ये इशारा करती है कि भारत की तैयारी किस स्तर की है।
हम सबसे पहले बात एयरफोर्स के वीडियो की करते हैं, क्योंकि ये ताजा वीडियो ये बताता है कि हम वाकई में इस आसमान के किंग हैं। बहल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, आसमान के किंग है, ये तो कोई दो राय नहीं रह गई। आपने शुरू में देखा लिखा था रिस्पॉन्स विद रिजॉल्व। जब पहलगांव हुआ हमने एकदम रिएक्ट नहीं किया, हमने प्रिसाइज इंटेलिजेंस गैदर की। उसके बाद वो 9 टारगेट सिस्टम जो उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे, जो कि मिलिट्री या सिविल नहीं थे, जहां पे उनके आतंकी छुपे हुए थे, चाहे वो जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के हो, 100 किलोमीटर तक अंदर जाके भावलपुर को हमने अटैक किया, 100 से ऊपर मारे। रिस्पॉन्स विद रिजॉल्व एंड स्ट्राइक्स विद प्रिसीजन, ये 2 मैसेज आपको बहुत क्लियर थे। और बाद में वो बोलते हैं जो लड़ सके वो ही शक्तिमान है। उन्होंने 600 भेजे ड्रोन हमारे अंदर, क्या एक भी ड्रोन अपने टारगेट पे लग सका? एक भी मिसाइल लग सकी? हमारी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस आर्मी और एयरफोर्स की इतनी स्ट्रांग थी कि उसको भेद नहीं पाए। उसके बाद क्योंकि उन्होंने लेवल मिलिट्री लेवल तक लेके आ गए थे, हमने वो टारगेट सिस्टम्स हिट किए, चाहे वो नूर खान हो, स्काडू हो, सरगोदा हो, जो कि अंदर तक जाके हमने मारा उनको अपनी ब्राह्मस मिसाइल और दूसरे वेपन सिस्टम से। और आज पूरे विश्व में हमारा लोहा मान रही है, यह कह रही है कि भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को कोई बीट नहीं कर सकता जब वो इंटीग्रेटेड होके रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि रिएक्ट करते हैं। और पाकिस्तान शुरू से रिएक्ट करता आया, वो हमेशा से कंफ्यूज दिखा और उसने क्लियरली दिखा दिया कि भारतीय वायुसेना इज किंग ऑफ द एयर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रॉय साहब। हमने ये देखा कि भारतीय नेवी की भी क्या ताकत थी। पाकिस्तान ने तो मकरान बेस पर भी पूरी तैयारी कर ही ली थी, लेकिन ये भारत की अपनी इंटेलिजेंस इनपुट थी और ये भारत की अपनी रणनीति थी कि वहां से भी पाकिस्तान की सेना को, उनकी नेवी को, उनके एयरफोर्स को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली ये पहली बार जो है इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक इंटीग्रेटेड कमांड जो बोलते हैं, एक इंटीग्रेशन जो बोलते हैं, सिनर्जी जो बोलते हैं, वो पूरी दिखाई दी इसके बीच में। और जहाँ तक शौर्य और पराक्रम की बात है, भारतीय सेना हमेशा से ही तत्पर रहती है इस बात के लिए, हमेशा से तैयार रहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एक्शन अभी हुआ है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। हम जानते हैं इस बात को कि पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा सबक सीखने वाला नहीं है। अगर उसको सबक सीखना होता तो पिछले 30 साल काफ़ी थे उसको सबक सीखने के लिए। हमें ये भी मालूम है कि जब ये ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के ट्विन टावर्स पे हमला किया था, उसके बाद अमेरिका 10 साल तक ये लड़ाई लड़ता रहा, जब वो ओसामा बिन लादेन को जब तक उसने ख़त्म नहीं किया। हमारी ये लड़ाई भी लंबी चलेगी, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, ये अब एक न्यू नॉर्मल है। हमने जो एक टॉलरेंस की रेखा है, वो हमने उसको लक्ष्मण रेखा खींच के बता दिया है पाकिस्तान को। इसके बाद अब जो है हमारी ये नई लक्ष्मण रेखा है, ये न्यू नॉर्मल है। अब पाकिस्तान को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जितनी भी वो शरारत करेगा उसका रिस्पांस इस तरह से ही जाएगा। और उसका रिस्पांस देने का मतलब यही है कि अभी जो है कॉस्ट ऑफ जो टेररिज्म है पाकिस्तान की तरफ से, हम उसको कॉस्ट ऑफ टेरर हम बढ़ाते चले जाएंगे। अभी तो उसने सिर्फ शुरुआत देखी है। आने वाला समय जो है, मैं कहूँगा उसके लिए वार्निंग अगर नहीं साबित हुआ तो वो पाकिस्तान जो है इसमें बाल्कनाइजेशन के साथ साथ बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। आपने बाल्कनाइजेशन की बात की सिन्हा साहब, मैं एक रिएक्शन के लिए आपके पास भी आ रही हूँ। आप देखिए ना, भारत ने तो हमेशा ये कहा कि हमारी जंग आतंकवाद के खिलाफ है, कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध लड़ना चाहते हैं। लेकिन भारत पर हर बार वहां की आर्मी ने आतंकियों के साथ भारत पर आक्रमण किए। लेकिन न्यू नॉर्मल है, अभी जैसे रॉय साहब भी बता रहे हैं कि न्यू नॉर्मल है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। यह आगाज है, अंजाम भुगतेगा पाकिस्तान। मीनाक्षी जय हिंद। देखिए, जो आपने कहा कि ये न्यू नॉर्मल है, वहाँ की बातें हो रही हैं। ये 21st सेंचुरी में भारत का आगाज़ है। ये आगाज़ है कि हम अब याचना नहीं करेंगे, हम रण करेंगे। और रण जब हम करते हैं, जो कि हमारी पूरी भागवत का सार है कि हम सुरवीरों का, जिसको हम पहचान कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो हुई है, इस बात जो कि मैं डिफरेंट बताना चाहता हूँ, अभी बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बेनकाब करना। पाकिस्तान के चाहे आतंकवाद को आपने, उनके जो प्रॉक्सी थे उसको बेनकाब किया और दुनिया के सामने रख दिया कि किस तरह। और देखिए, आपने पूरे नज़ारे देखे कि पूरी आर्म फोर्स, उसकी फोर्सेस, उसके ISI, जितने भी तंत्र हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। भारत कहता था, डोजियर देखता था, मगर पूरी दुनिया ने उसको ऐसे देखा और वो आपने कर दिखाया। मात्र
4 दिन के वॉर के अंदर में। दूसरी सबसे जो एक हम कहते थे न्यूक्लियर भोगी, कि न्यूक्लियर के पीछे सब चिल्लाते थे कि हमने न्यूक्लियर हो गए और इसके बाद कोई आप कुछ नहीं कर सकते, केवल याचना कर सकते हैं, आप रण नहीं कर सकते, उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते बॉर्डर को। वो हमने किया पहली बार 2016 में, 19 में, मगर इस बार जो प्रचंड रूप आपने दिखाया और पूरे यदि आप देखते हैं पाकिस्तान का लेंथ एंड ब्रेथ 1400 किलोमीटर और उसकी जो डेप्थ है तकरीबन उसका जो सीना है उसके ऊपर चढ़ कर आपने वार किया उसकी न्यूक्लियर बोगी को। और ये देखिए डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले समय देखेंगे इसका परिणाम बहुत ही अच्छा होगा हमारे देश के लिए। नहीं, हम पूरी डिफीट कर पाएंगे उनके स्ट्रेटजी ऑफ 1000 कट जो 4 दशक से उसने चला रखे थे एंड प्रॉक्सी। बिल्कुल, अब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान अब शायद ही कोई नापाक हिमाकत करने की हिम्मत करे, लेकिन है तो वो पाकिस्तान ही। खैर, अगर वो हरकत करता है तो उसका अंजाम क्या होगा, ये हिंदुस्तान लगातार चेतावनी देकर समझा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को एक और चेतावनी दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई गलती की तो उसे अपना वजूद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। यूनिफॉर्म की क्या कीमत होती है और उसका क्या महत्व होता है, आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान की कमर को तोड़ने वाले भारत माता के बहादुर जवानों के शौर्य के माध्यम से देखा होगा। आपने देखा होगा कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर जवान नहीं होते, तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती, कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे, अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। और आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर गुहार लगा रहा है कि जान बख्श दो एक बार। भारत की सेना दुश्मन के किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अगर कभी दुश्मन ने कोई जरूरत की तो उसके घर में घुस करके उसको मार करके उसका काम तमाम करने की पूरी क्षमता भारतीय सेना के पास। बहल साहब, लड़ाई दो तरीके से लड़ी जाती है। एक लड़ाई वो जो हमारी सेना लड़ती है, जो फ्रंट पर लड़ती है, और एक हमारी इस देश की आवाम है और हमारे देश के जितने अगर हम यूं कहें मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, उनके बयानों से जो हौसला अफजाई होती है और जो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी होती है जो हमारे देश की जनता तक पहुंचती है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी किसी भी युद्ध की परिस्थिति में या ऑपरेशंस की सिचुएशन में। मीनाक्षी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला था तो हमने यहां तक कहा था कि हम घुस के मारेंगे, वहां मारेंगे जहां हर्ट करता है, सबसे ज्यादा हर्ट करता है, यानी कि उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो वो हमने पूरा करके दिखाया। और दूसरा था, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ तो फिर प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि ये न्यू नॉर्मल है, न्यू नॉर्म है, और इसके बाद ऑपरेशनल सिंदूर ही हमारी फ्यूचर की स्ट्रैटेजी होगी। यानी कि कोई भी दुस्साहस अगर पाकिस्तान करेगा तो हम उसको उसी के लहजे में जवाब देंगे, और इतना जवाब देंगे कि हम उसका डिफरेंशिएट भी नहीं करेंगे कि वो मिलिट्री टारगेट है या वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का टारगेट है, यानी कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर पॉलिटिकल विल की बात की जाए, अगर आपको याद होगा कि किसी भी युद्ध के अंदर पॉलिटिकल एम
इज द गोल ऑफ द आर्म फोर्सेस। यानी कि आर्म फोर्सेस को जब तक क्लियर लक्ष्य नहीं मिलता, पॉलिटिकल लक्ष्य, तब तक आर्म फोर्सेस को पता नहीं होता है उसे करना क्या है और क्या उनके पास वो खुल है जहां सोवरेन उसको ऐसी फ्रीडम देता है कि वो अपने एक्शंस को पूरी तरह से कर सके। ये मैं दोनों कौटिल्य को कोट कर रहा हूं और सुन त्सू को कोट कर रहा हूं, दोनों को। और इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज यह आ जाती है कि अगर पॉलिटिकल विल स्ट्रांग हो, पॉलिटिकल गोल जो वो हमें देते हैं, एम देते हैं, वो स्ट्रांग और करेक्ट और सिंगुलर हो, और साथ में वो हमको फ्रीडम देते हैं कि आप अपना इस गोल को अचीव कर सकें जो हमने लेट डाउन रिस्ट्रिक्शंस रखी हैं। तो आप देखिएगा, चाहे वो 1971 था जब हमने एक कंट्री को आजाद कर दिया था 2 हफ्ते के अंदर, या फिर इस समय था कि 90 घंटे के अंदर हमने एक देश को घुटनों पे टेक दिया था। और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि 90 घंटे के अंदर एक देश भीख मांग रहा हो बाहर जाके सभी से कि इस लड़ाई को रुकवाओ, नहीं तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पे जो स्टेटमेंट्स आते हैं पॉलिटिकल, चाहे वो चीफ मिनिस्टर दें, डिफेंस मिनिस्टर दें या हमारे प्रधानमंत्री दें, जो भी स्टेटमेंट आते हैं वो एक फॉरेन, मैं इसे इस तरीके से सर रख सकती हूं कि क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का वो हश्र होना चाहिए कि दोबारा हिंदुस्तान की तरफ वो आंख उठाकर ना देखे। और ऑपरेशन सिंदूर में यही हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत 100 से ज्यादा आतंकवादियों को कब्र में पहुंचा चुका है। अब भारत के टारगेट पर है देश का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद। भारत के एक्शन से पाकिस्तान इतना डर गया है कि हाफिज सईद को सेना की पनाह में सुरक्षित छिपा दिया है। लेकिन भारत ने यह साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अब हाफिज सईद को भारत के सुपुर्द करना होगा। इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने भी इस बारे में बड़ा बयान दिया। जेपी सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को लश्कर सरगना हाफिज सईद को भारत को सौंपना होगा। साथ ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी और साजिद मीर को भी भारत के हवाले करना होगा। जेपी सिंह ने इजराइल के न्यूज चैनल i24 के साथ बातचीत में कहा कि अगर अमेरिका आतंकी तहव्वुर राणा को भारत को सौंप सकता है तो फिर पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले क्यों नहीं कर सकता। भारत के राजदूत ने यह भी कहा कि इन आतंकियों को सौंपे जाने के साथ ही भारत की तरफ से सारा मामला खत्म हो सकता है। अब भारत क्यों हाफिज सईद को बार बार सौंपे जाने की मांग कर रहा है, इसे समझना किसी आम दर्शक के लिए भी मुश्किल बात नहीं है। हाफिज सईद लंबे समय से भारत के लिस्ट में मोस्ट वांटेड कैटेगरी में रहा है। वो मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। कहने को अभी वो पाकिस्तान की जेल में सजा काट रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की सेना की सरपरस्ती में उसे बड़ी महफूज जगह रखा गया है। और इसी तरह ज़कीउर रहमान लखवी मुंबई हमले के दौरान आतंकवादियों का हैंडलर था। उसे अमेरिका वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है। इसके बावजूद वो पाकिस्तान में सरेआम घूम रहा है। इसी तरह साजिद मीर मुंबई हमले के दौरान लगातार आतंकवादियों को निर्देश देता रहा था। भारत इन आतंकवादियों के खिलाफ पाकिस्तान को सबूत पर सबूत न जाने कितनी दफा दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि वो सच्चाई से आंखें चुरा रहा है। साहब, इसे समझने के लिए तो किसी को इतनी हिस्ट्री भी पता होने की जरूरत नहीं है जितनी बार भारत ने सबूत दे दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान है कि वो ये जानता है कि अगर इन्हें भारत के सुपुर्द कर दिया तो फिर उनका क्या होगा, उनकी मिलिट्री का क्या होगा। भारत के खिलाफ जो वो मंसूबे पालते रहते हैं उसे अंजाम तो यही आतंकवादी देते हैं ना। देखो, ऐसे है कि जब भी आप किसी प्रकार के टेररिस्ट ग्रुप को पालोगे, और धीरे धीरे उस टेररिस्ट ग्रुप को अपनी पावर पता लगने लगती है, और जैसे जैसे उसको अपनी पावर पता लगने लगती है वो उस पावर को कभी छोड़ना नहीं चाहता है। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो जो हाफिज सईद है वो लश्कर तोयबा का सरगना है। जैश ए मोहम्मद का हाफिज सईद, सॉरी हाफिज सईद, अपना ये मसूद अजहर, नहीं हाफिज सईद ठीक बोल रहे हैं, लश्कर तोयबा लश्कर तोयबा का जो हाफिज सईद है, ही इज द ग्रुप। ठीक है। अब मेन इशू ये है कि जो लश्कर तोयबा ग्रुप है ये बाकी 2 ग्रुप्स को कंट्रोल करता है, हिजबुल मुजाहिदीन को भी और जैश को भी। कोई भी अगर आप टेररिस्ट एक्शन देखेंगे भारत में, कभी भी आप टेररिस्ट एक्शन जो भी देखेंगे उसमें कम से कम 1 या 2 लश्कर तोयबा के ग्रुप जरूर होगा। हमने एलसी पे पूरे समय ज़िंदगी भर नौकरी की वहाँ पे। जब भी कोई ग्रुप क्रॉस करता था, जब भी इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी, तो प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो हिजबुल मुजाहिदीन को कभी दी गई, ना ही प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जैश ए मोहम्मद ग्रुप को दी गई। हमेशा लश्कर तोयबा का कोई ना कोई 1 या 2 रिप्रेजेंटेटिव जरूर होते थे। पहलगाम में भी अगर आप देखें तो तकरीबन वहाँ पे 5 टेररिस्ट थे, 5 या 7, उसमें से 2 जो है लश्कर तोयबा के थे। तो इसलिए हाफिज सईद की ये इंपॉर्टेंस आ जाती है।
अब हाफिज़ सईद को जो है वहाँ की स्टेट पावर समझ में आ गई है। अब आप यूँ समझिए कि पाकिस्तान की परिकल्पना जो खुद की है वही कल्पना बन गई है। पाकिस्तान अपने आप को अपने से बड़ा हमेशा सोच के चलता आया है शुरू से ही, और इसीलिए उसका एक एक अंक कटता चला गया है। और अभी पाकिस्तान इस कगार पे है कि हाफिज़ सईद का जो है पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल है, ना कि उसके खुद के हुक्मरान का कंट्रोल है। इसीलिए जब इसके ऊपर बैन लगा लश्कर तौबा पे तो जमातुल दावा बन के ऑपरेट करने लगा। और अभी भी उसके सब की सुरक्षा की जिम्मेवारी जो है वो स्टेट की है। स्टेट ने उसको प्रॉपर एक प्रोटेक्शन दे रखी है। तो इस सब बातों को जब आप समझते हैं और देखते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि हम सवाल ये नहीं है कि इन टेररिस्ट ग्रुप के जो लीडर या जो टेररिस्ट के आपने नाम लिए वो भारत को सौंपें या ना सौंपें। अब सवाल यही है कि क्या वो इनको अल्लाह के को सौंपेंगे डायरेक्टली या उनको हमें सौंपेंगे ताकि उनको थोड़ा समय और मिल जाए। अगर आप देखें तो कसाब को भी, क्योंकि हम लोगों ने कैप्चर कर लिया था, हमारा देश जो है एक प्रजातांत्रिक देश है, उसके ट्रायल में और उसकी पूरी अल्लाह तक जाने में काफ़ी लंबी जर्नी थी। तो इन टेररिस्ट ग्रुप्स को ये मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को थोड़ा समय और चाहिए अगर अल्लाह तक जाने के लिए, तो अच्छा यही होगा कि आप एक बार यहाँ आ जाइए। थोड़े समय तक आपके प्रॉपर एक लीगल प्रोटेक्शन और लीगल कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो है आप वहाँ जाने की कोशिश करें। क्या खूब कहा सर आपने। सर मैं इस पर एक कमेंट आपका भी चाहती हूँ। आप हाफिज सईद की बात कर ले, ज़कीर रहमान लखवी की बात कर ले, साजिद मीर की बात कर ले, पाकिस्तान ये जानता है ये सब उनके अपने हैं और वो आतंकवादी हैं। डॉजियर पर डॉजियर पूरी दुनिया के सामने कई दफा रखे गए हैं, लेकिन पाकिस्तान है कि उनका मोह इन आतंकवादियों से छूटता ही नहीं है। देखिए मीनाक्षी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग कह रहे हैं, लश्कर की बात करते हैं या हम जब इसकी एलएटी और जेईम की बात करते हैं, तो लश्कर के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। देखिए इसकी लोकेशन है, जो उसका सेंटर है, जो उसका मरकज़ है, वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान के दो कोरों के बीच में है और इनका बहुत साठगांठ है। इतना जेईम का साठगांठ नहीं है या दूसरे तंजीमों का साठगांठ नहीं है। जितना भी चीज़ें ये डायरेक्ट आईएसआई इसको चलाती है और इसमें सबसे ज़्यादा फॉरेन टेररिस्ट हैं जो इसकी, जब आप इसको देखते हैं, जब हाफिज़ सईद की बात करते हैं, लखवी की या मीर की बात करते हैं, इनकी डायरेक्ट कनेक्शंस हैं, इसलिए इसको बचाते हैं और इसको प्रोटेक्शन इतना जाता था कोई इसको हिट नहीं करता। भावलपुर आप पहुंच सकते थे पहले भी, जो जेएम का मरकज़ था, क्योंकि वो थोड़ा इंडिपेंडेंट है, वो उनकी बातों को सुनता नहीं है, वो ज़्यादातर अफगानिस्तान से उसके लिंकेजेस थे। तो ये डिफरेंस जो भारत ने करके दिखाया है, खास करके सबसे ज़्यादा एयर डिफरेंस, जितना उनको पाकिस्तान की संरक्षण, आज भी जो हाफिज़ सईद है, कहते हैं 80 से ज़्यादा तक उसको वहाँ से मिल चुका, उनके कोटों से उसको सजा है, वो तो अपनी ज़िंदगी भर सड़ेगा, मगर वो रहता नहीं है, वो पाकिस्तान आर्मी वो तो दुनिया को दिखाने के लिए ना सर, दुनिया को भी तो पाकिस्तान को ये दिखाना है ना कि वो पूरी तरह से कानून संगत चल रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है वो हम जानते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी उसकी जमीन पर पनपने वाले आतंकियों को वो बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच तो सूरज की तरह होता है ना, वो चमक कर बाहर आता है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है। पाकिस्तान का झूठ भी ऐसे ही पकड़ा जाता है। लश्कर के जिस आतंकवादी अब्दुल रऊफ को वो लगातार अपना एक आम सिविलियन बता रहा था, उसका एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को आप देखेंगे तो उसकी असलियत भी पता चलेगी। लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ का ये नया वीडियो, जिसमें वो भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहा है, पाकिस्तान के आवाम को भारत के खिलाफ भड़का रहा है, मंच से जिहाद जिहाद जिहाद, बस यही रट लग रही है। रऊफ पर पाकिस्तान तभी बेनकाब हो गया था जब भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे में रऊफ ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उसका गेटअप बदलकर, स्पोर्ट्स कैप पहनाकर फिर एक नया वीडियो जारी कर दिया और फिर ये कहने लगा कि ये तो आतंकी रऊफ नहीं है, ये तो एक मौलाना है या आम नागरिक है पाकिस्तान का। इसकी पहचान छिपाने की बड़ी कोशिश की गई थी। आपको याद होगा, आपने इंडिया टीवी पर ये वो खबर भी देखी थी। लेकिन अब इसी रऊफ की एक और नई तस्वीर आई है और ये तो वीडियो है। लश्कर का ये आतंकी अब्दुल रऊफ पाकिस्तान में कैसे खड़ा होकर जिहादी जहर उगल रहा है, वो आप देखिए। किस जिहाद की बात करते हैं? वो जिहाद जो इंसानियत के खिलाफ है, वो जिहाद जो भारत के खिलाफ है,
ये कौन सा जिहाद है जिसे पढ़ाया जा रहा है? एक पट्टी पढ़ाते हैं वहां के आतंकवादी, वहां के मासूमों को। लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान कितना भी बचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तस्वीर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। मुरीदके में मारे गए लश्कर के आतंकवादियों के जनाजे पर फातिहा पढ़ने वाला ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रऊफ वही था जो माइक के सामने खड़ा होकर फातिहा पढ़वा रहा था। उसके पीछे आर्मी के तमाम अधिकारी खड़े हुए थे। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। दावा यह किया कि भारत पाकिस्तान को फिजूल में बदनाम कर रहा है। जिस हाफिज अब्दुल रऊफ को भारत बड़ा आतंकवादी बता रहा है, असल में वो तो एक मौलवी है, वो एक फैमिली मैन है। उसकी 3 बेटियां हैं, उसके माँ बाप टीचर हैं। कितना मासूम है? अगर इतना ही मासूम है तो फिर जिहाद जिहाद क्यों चिल्ला रहा है? आतंकवादियों के जनाजे से जो तस्वीरें सामने आई, भारत ने उन तस्वीरों को लेकर पाकिस्तान से सवाल किए थे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने दुनिया को यह भी बताया कि मुरीदके में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ शामिल हुआ। इसमें पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। भारत ने एक एक तस्वीर दुनिया के सामने रखी। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ही नहीं, पाकिस्तान के पंजाब पुलिस के आईजीपी और तमाम वहां के लोकल लीडर्स शामिल हुए थे। आतंकी अब्दुल रऊफ, जिसे पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका काला चिट्ठा अब आपके सामने रख देती हूं। अब्दुल रऊफ साल 1999 से ही आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मेंबर है। रऊफ लश्कर के विंग फलाह-ए-इंसानियत का चीफ है। हालांकि इंसानियत नाम की तो कोई चीफ है नहीं, लेकिन फिर भी नाम रखने के लिए रख दिया गया। अब्दुल रऊफ लश्कर का प्रवक्ता भी रह चुका है। इतना ही नहीं, वो लश्कर के चैरिटी विंग का भी चीफ बनाया गया था। आतंकी रऊफ ने जमात-उद-दावा के लिए भी काम किया है। रोहित सर, हम जितनी बातें करते हैं, अब देखिए ना, संगठन का नाम भी फलाह-ए-इंसानियत है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, इससे बड़ा झूठा इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा कि अभी कहता है कि ये एक आम नागरिक है और वही जाके फिर जिहादी नारे लगाने लग जाता है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसके लिए झूठ बोलना ये झूठ नहीं होता है, उसकी एक मशीन है जो हमेशा से ही इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा करती आई है। अब प्रोपेगेंडा जो है एक शब्द अंग्रेजी में, इसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी आप कह सकते हैं, कि खबर के अंदर आप इतनी कन्फ्यूजन डाल दो कि किसी को पता ही ना चले कि असलियत है क्या उसके बीच में। और पाकिस्तान इसमें काफ़ी अच्छी माहिरियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन 30 साल का अनुभव हो गया है इसके ऊपर। जहाँ तक एक टेररिस्ट का बात है, आतंकी की बात है, आतंकी का ये कहना, देखिए, ना तो उसका कोई धर्म होता है, ना ही उसका कोई रिलीजन होता है। कहते हैं आतंकी कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है, सिर्फ उसका एक बाप होना या सिर्फ उसका एक मौलवी होना, सिर्फ उसका कोई भी इस तरह का नाम दे देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल है। ज़मीन पे जो एक्शन है वो साफ दिख रहा है कि जहाँ वो खुतबा पढ़ रहा है, अगर आप सामने देखें तो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए जो है वो कफन वहाँ पे पड़े हुए हैं। और उस टाइम पे बाकी सब आप बातें बता चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है, उनका पाकिस्तान के अंदर रहना, वही सबसे बड़ा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको। जब ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, बिन लादेन ने हमला किया था, उस टाइम पे अमेरिका को क्या टारगेट मिला था? अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान में मौजूद था। उसके बाद 10 साल लगे उसको पकड़ के मारने में। लेकिन सवाल यह है कि जहां भी आतंकी छिपता है, जहां भी वो अपनी शरण लेता है, जिस देश में भी वो छिप करके अपनी शरण लेता है, वो देश ही आतंकी कहा जाता है। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में अमेरिका ने जब ट्विन टावर पे हमला हुआ था तब से कह दिया था और कर दिया था। भारत ने पहली बार जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है 7 मई को, उसके चलते मेरा ये मानना है कि हमारे पास सिर्फ अब ग्राउंड सोर्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के ठिकाने पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए। और जो ही हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, हम जो ड्रोन्स हैं हमारे लॉयटरिंग मुनीशन वाले, वो भेज करके इनको टारगेट करके हम एकदम इनकी बर्बादी वहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उनको रूट चुनना पड़ेगा कि डायरेक्ट जाएंगे अल्लाह के यहाँ या भारत से होते हुए जाएंगे अल्लाह के यहाँ। भारत के पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम करने की ये कहानी तो हमने कई दफा आपके सामने रखी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ और ये बात पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं। ऑस्ट्रियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने भी कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत तबाही हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स को नुकसान हुआ। 7 मई को भारत की स्ट्राइक में एक JF-17C ढेर किया गया।
9 मई को पाकिस्तान का एक मिराज 3 और एक मिराज 5 तबाह हुआ। गोलारी एयरबेस के मेन हैंगर में एक F-16 बुरी तरह से डैमेज हुआ। नूर खान एयरबेस पर भी भारत के मिसाइल अटैक से C-130 जलकर खाक हो गया। तस्वीरों के साथ, सैटेलाइट इमेजेस के साथ एयर कमांडर बहल, हमने ये सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। टॉम कूपर जो कि खुद एक बड़े एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान है कि वो मानने को तैयार नहीं। हालांकि वो कुछ भी नहीं मानती, लेकिन सच्चाई तो दुनिया देख रही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चाहे वो टॉम कूपर हो, चाहे वो क्रिस्टीन फेयर हो, सभी एक चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये टेरर एलिमेंट्स हैं और पाकिस्तान आर्मी का जो लिंक है, जो इनको इस्तेमाल करता है एज अ स्टेट पॉलिसी, टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो दोनों कह रहे हैं और ये सभी कह रहे हैं। जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो ऑस्ट्रिया में है, कहीं पे भी हैं, सबका कहना एक ही है कि क्लोज लिंक्स हैं पाकिस्तान आर्मी के उनके टेरर एलिमेंट्स के साथ, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं? भारत के। अगर आप इनकी फिलॉसफी देख लें, चाहे वो लश्कर तैयबा की है कि वो कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद की है कि वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुगल रूल को वापस एस्टैब्लिश किया जाए और इस्लामिक कैलिफेट बनाई जाए पूरे रीजन के अंदर, किसी को भी देखे तो इनका कॉमन एनिमी क्या है? भारत है। कहते हैं कि ज्यूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बट सबसे ज्यादा किसके ऊपर कहर बरसाने की कोशिश करते हैं? भारत। इनकी स्पीचेस सुन लीजिए, आपने अभी सुनाई भी थी। ये सब स्पीचेस के अंदर ये जहर उगरते किसके है, किसके लिए है? भारत के लिए करते हैं। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि सारे विश्व के अंदर इस समय सबको मालूम है जो क्लोज रिलेशनशिप है पाकिस्तान आर्मी की और साथ में इनके टेरर एलिमेंट्स की। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं गिना जाता। इसी वजह से अभी इनके इशक दर गए थे चाइना, ये कल या परसों की ही बात है। बिल्कुल जी। वहां पे क्या इज्जत हुई उनकी, उनको वैन में बिठा के ले जा रहे थे। जब आप भीख मांगने जाते हैं, जब आप टेरर का एज अ टूल का इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी सेना प्रोफेशनल नहीं है, तब जब आप भीख मांगने जाते हैं तो आपको ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। अब भारत के हाथों लगी तगड़ी मार से तिलमिलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को यह समझ में नहीं आ रहा है वो करे क्या, इसलिए वो कॉपी कैट बन रहे हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, कॉपी कैट हम लोग स्कूल कॉलेजेस में बड़ा इस्तेमाल करते थे। वो इंसान जो दूसरों को देख के हर चीज नकल करने लगता है, नकलची बंदर आप कह लीजिए। खैर, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वो नकल कर रहे हैं भारत की। और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ कराची नेवी बेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने जमकर झूठ बोला, पाकिस्तान की कामयाबी के झूठे किस्से सुनाए, जनरल मुनीर की तारीफ भी कर दी। आप सुने एक बार। जनरल सिन्हा कॉपी कैट होने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन स्क्रिप्ट उनके पास अच्छी नहीं थी, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट में वो केवल ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, और न जाने क्या क्या नहीं बोल दिया। तो नकल तो करे, नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। देखिए मीनाक्षी, जब आपने कहा कॉपी कैट, जब आप किसी चीज़ को देख कर करना चाहते हैं, ऐपिंग, हम इसको ऐपिंग कहते हैं, तो आप ऐप नहीं कर पाते क्योंकि अंदर की रूह की आवाज़ नहीं है और सच्चाइयों पे नहीं होती। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो देखिए वो कह रहे थे कराची में गए हैं, कराची में नेवल बेस के अंदर में पानियों के, और वहाँ क्या कहते हैं हमारे सिपा सलार आसिम मुनीर की, वो तो आर्मी चीफ हैं, तो वहाँ नेवल चीफ तक को नहीं, उनको भी नहीं, उन्हें भी एड्रेस नहीं किया, उसको नहीं एड्रेस किया, और उसके वो गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। फिर ट्रंप साहब के लिए जितनी बड़ी बाइट आपने दिखाई, उसमें ज़्यादा समय उन्होंने ट्रंप को लिया, इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ ट्रंप ने उनको शायद बचा दिया, मगर भारत के ट्रंप के कहने से तो कुछ किया नहीं। हाँ, वो चाहते हैं कि ट्रंप फिर आके खड़े हो जाएं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद वो धीरे धीरे आ रही हैं। जिस तरह से ट्रंप वहाँ पर अपना रेयर अर्थ मटेरियल में, जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में वो योगदान, उसको फिर से वो चूसना चाहते हैं, चाहे उनका है वाणिज्य के ऊपर में, तो ये लोग तो बिके हुए हैं। और आज बिके हुए हैं क्या तो चाइना के पास, अभी वो अमेरिका के साथ, वो चाहते हैं कि दोनों के बीच से, और ये जो हर्ष है, पहले पाकिस्तान ऐसा नहीं करता था, वो एक के साथ खड़ा होता था, अमेरिका के साथ बोला जाता था, वहाँ ये अल्लाह है, अमेरिका है और आर्मी है। उस समय अमेरिका की बात होती थी, फिर वो चाइना के पाले में चले गए, वो चाइना के साथ लगे हुए, अब दोनों के बीच में, अब दोनों, अभी तो चाइना लूट रहा था उनको, यदि $65 बिलियन उसने लगाए हैं और उनका
मेरे ख्याल से 7-8 बिलियन एनुअली अब लेगा उनसे, उसकी भरपाई करेगा। उधर अमेरिका को ये लाना चाहते हैं, तो अमेरिका लेगा तो देखिए दो शक्तिशाली के बीच में ये सैंडविच बन के ये रहेंगे, तो इसको भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही स्क्वीज होकर के खत्म हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय जो बात लेकिन सर कह रहे हैं, अब वाकई में वो एक पेंडुलम की तरह लगातार कभी चाइना कभी अमेरिका, कभी चाइना कभी अमेरिका कर रहा है। और कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पॉइंट आउट की कि आप नेवल बेस पर गए हैं, आप अपने नेवल चीफ की तो बात करें, उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय आप आसिम मुनीर की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज बहुत साफ है। पहली बात तो मैं इसी स्पीच की बात कर लूं कि पढ़ी हुई स्पीच, जो लिखी हुई स्पीच वो बोल रहे थे, उसमें कहीं भी उनकी कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। इसका मतलब कि कुछ लिख के दे दिया गया था कि आपने ये बोलना है तो बोल रहे थे। दूसरी बात, ये मुनीर की बात इसलिए कर रहे थे वो कि मुनीर ही हैं जो कि इस बात की निभाएंगे इस बात को कि पावर में कौन रहेगा, ये कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी सियासत में पूरी पकड़ रहती है, तो इसलिए वो नेवी चीफ की बात क्यों करेंगे, क्योंकि नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ का तो उसमें कुछ लेना देना है ही नहीं, वो तो सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर चलता है पाकिस्तान। इसीलिए उन्होंने मुनीर की बात की। अब आ जाते हैं अमेरिका और चीन के ऊपर। देखिए मीनाक्षी, ऐसे है कि दुनिया में आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में तो मिलती नहीं है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि अमेरिका से भी ले लेगा कुछ और चीन से भी कुछ ले लेगा, मुफ्त में कुछ नहीं आता। दोनों देश इससे जो है अपना अपना हिसाब किताब निकालते हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका से जो दोस्ती, जो बोला इन्होंने दोस्ती की बात की, उससे इनको IMF बेल आउट मिल गया, लेकिन IMF का जो बेल आउट मिला वो लोन पे करने में निकल जाएगा, देश को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चीन का जहाँ तक ताल्लुक है, जितने भी वो जॉइंट वेंचर कर रहा है, जैसे JF-17 के बारे में या J-10 के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो बड़ी मार्केट्स के लिए और चीप लेबर के लिए वहाँ पे उसने वो लगा रखा है। और चीन भी जो है अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके ऊपर 62 बिलियन जो है लगा चुका है उसके ऊपर ऑलरेडी, तो वो अपने फ़ायदे उधर देख रहा है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जिस कहते हैं ना अपने आप को गिरवी रख करके, दोनों देशों को गिरवी रख करके पाकिस्तान ने गिरवी रख दिया अपने आप को। पहले अमेरिकन का ज़्यादा हक था इनके ऊपर, अब चीन का ज़्यादा हक हो गया है, क्योंकि चीन इनको 80% ऑफ इक्विपमेंट जो है इनका चाइनीज़ इक्विपमेंट हो गया है। और अभी लड़ाई के मैदान से भी जो खबरें निकल के आ रही हैं, अभी जो हुआ है उसमें भी अगर आप देखें तो चीन ने इसको, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसको एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड लिया है अपने J-10C के उसके लिए, मार्केट के लिए, और उसके ऊपर जो PL-15 जो मिसाइल लगी हुई थी उसके लिए। तो अगर आप देखें तो हर आदमी अपनी अपनी रोटियां सेकने लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। इसको कब समझ में आएगा इस देश को कि तुम देश बन के नहीं रह सकते अगर तुम दूसरों के कहने पे चलोगे। क्योंकि वो देश की तरफ सोच ही नहीं रहे ना, वो अपना अपना मुनाफा देख रहे हैं। जो आता है, जो उस कंट्री को लीड करता है, वो अपना मुनाफा देखता है और फिर चलता बनता है, और फिर जाने के बाद भी उसको कितनी ही इज्जत मिल पाती है ये तो वहां की हिस्ट्री बताती है। एक प्रधानमंत्री जो इज्जत के साथ अगर गया हो तो बताएं। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं और लगातार ये चर्चा जारी है। अब भारत तो पहले ही कह चुका है कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आतंकवाद को पनाह देने वाला वो पाकिस्तान और उसके हुक्मरान ही क्यों ना हो, लेकिन यहां इस देश में कांग्रेस नेताओं के बयान जरूर पाकिस्तान में हेडलाइन बन रहे हैं। पाकिस्तान कांग्रेस नेताओं के बयान को भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का एक बयान पाकिस्तानी मीडिया में हेडलाइन बन गया। पाकिस्तानी मीडिया ने पवन खेड़ा के बयान को अपना एजेंडा बना लिया। दरअसल पवन खेड़ा ने सीज़फायर को लेकर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर बयान दिया था और इस बयान को पाकिस्तान ने अपनी हेडलाइन बना लिया। पाकिस्तानी मीडिया में पवन खेड़ा का बयान किस तरह से चलाया जा रहा है उसकी एक मिसाल आपके सामने रखती हूं। अब पवन खेड़ा का बयान पाकिस्तान में हेडलाइन इसलिए बना क्योंकि नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पाकिस्तान को सबसे पहले बड़ी हेडलाइन दी थी। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर करारा जवाब दिया। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पोस्टर वार करते हुए आरोप लगाए। बीजेपी का कहना यह है कि राहुल गांधी पाकिस्तान और उसके आकाओं की भाषा बोल रहे हैं। बीजेपी IT सेल के चीफ अमित मालवीय ने कहा कि राहुल गांधी भारत से ये पूछ रहे हैं कि हमने कितने जेट खो दिए, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं पूछा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान गिरा दिए या पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान हैंगर में खड़े खड़े ही तबाह हो गए। बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर भी एक शेयर की।
जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का है और आधा चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर का लगाया गया है। बीजेपी का कहना यह है कि डीजीएमओ ब्रीफिंग में सब कुछ क्लियरली बताया गया। विदेश मंत्री के बयान पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी अपनी स्पष्टता से सच्चाई रख दी। तो फिर राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? दरअसल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री के उस बयान को आधार बनाकर ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पूछे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देने वाली बात कही। अब देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो उसका एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव हो सकता है एयर कॉमोडोर बहल साहब, लेकिन मैं इससे पहले पवन खेड़ा का जो बयान है उस पर चर्चा को लेकर आना चाहती हूँ। पवन खेड़ा ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप के कहने पर ये ऑपरेशन सिंदूर रुका, लेकिन भारत पहले ही ये बता चुका है कि ट्रंप के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुका, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है, ये स्टैंड बाय मोड पर गया। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। मीनाक्षी जी, मैं एक दो चीजें यहां बोलना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि जब एक पॉलिटिकल लीडर स्पीच देता है तो जो दूसरे कंट्री के लोग हैं वो उस पे पॉइंट्स पे हाईलाइट करना चाहते हैं और कॉन्टेक्स्ट को नहीं देखते। तो इस वजह से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हों उन्होंने ये सोचा कि अभी हमारे ऑपरेशंस खत्म हो गए हैं, तो वो क्वेश्चन उठाने चाहते हैं, क्योंकि इन डेमोक्रेसी में एक ऑपोजिशन को क्वेश्चन उठाने का हक है। लेकिन सर क्वेश्चन उठाना पर शब्दों, सर जो शब्द माफी के साथ आपको बोल रही हूँ, शब्दों पर बहुत गौर करना पड़ता है। सिंदूर का सौदा। अभी देखिए मीनाक्षी जी, मैं इसी पे पॉइंट पे आ रहा था। जी जी। मैं साथ में ये भी कह रहा हूं कि यहां पे सभी पार्टीज को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अभी तो पॉज है। हम उनका बिहेवियर देख रहे हैं। कल अगर कोई भी वो ऐसा एक्शन करते हैं जो हमारे देश के हित में नहीं है तो हम एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहता हूं सभी पार्टीज को, ये खाली कांग्रेस को ही नहीं है। अब आपने वो पिक्चर दिखाई, वो भी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं दिखाती, और ना ही वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाती है जो इन्होंने सिर कटा वाली फोटो दिखाई थी कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज में आनी चाहिए, और खासकर ऑपोजिशन को यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसे समय में जब हाइटेंड टेंशन हो कोई ऐसी स्टेटमेंट ना करे जिसको दुश्मन देश जो है इस्तेमाल करके यह दिखा सके कि वो सही था और हम सही नहीं थे। आप ठीक कह रहे हैं सिन्हा सर। पाकिस्तान में एक ही ऑडियो क्लिप को बार बार चला के दिखाना, जो पवन खेड़ा जी का ऑडियो क्लिप दिखाया जा रहा है, उनके एक बाइट का एक हिस्सा निकाला गया। ये पहले तो मुझे बड़ी आपत्ति है सिंदूर का सौदा शब्द की। देखिए मीनाक्षी, आपके साथ मैं हूँ, एब्सोल्युटली मेरे को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर में मैं ये नहीं मानता। मैं सिंपल मांगता हूँ, कोई ऐसा नहीं कि ऑपोजिशंस का काम उठाने का होता है। हम अभी भी जो ऑपरेशन सिंदूर रुका भी अभी नहीं है, ये थमा है, कभी परमानेंटली ऑफ नहीं है। ये तो बयान है और हम तैयारी जिस तरह खड़े हैं। देखिए हमारे यहाँ एक है तो कॉकरोच एक दूसरे को यदि आप ग्लास में रखेंगे ना तो एक दूसरे के पैर खींचते, एंड दे विल नेवर अलाउड एनीवन टू। हमारी हालत यही है। हम उसको मिर्जाफर कहते थे, जयचंद की नाम देते हैं। मेरा ये मानना है कि ये जो चीज़ें होती हैं एग्जैक्टली सेम, भारत हमारे बहुत बड़ी गाथाएं हैं, हमारे बहुत बड़ा इतिहास है, मगर हम क्यों इस तरह से हुए? क्यों हमारे 200 साल हमारे ऊपर ब्रिटिश करके चले गए, मुगलों का राज हो गया? इसका सिंपल कारण है, और वही कारण आज भी दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी क्या चीज़ है साहब? डेमोक्रेसी तो है देश के अंदर। इसका मतलब थोड़ा ही है कि आपने साहस, बलिदानी, आपके अचीवमेंट, अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट है, आप उसकी गीत गाएं ना। आप देखिए इसके पहले क्या भारत में क्या होता था, गीत गाया जाता था, शौर्य, बलिदान, त्याग, अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री। दूसरे लोग चिल्ला रहे हैं हमारे देश के अंदर। ये मैं तो इसको ये मानता हूं कि ये जस्ट मीर जाफर जयचंद की स्टोरी फिर से दोहराई जा रही है। एंड वी आर लाइक अ कॉकरोच, वी विल नॉट अलाउ, एंड दैट्स व्हाई भारत का हर्ष ऐसा होता है। यदि हम लोग नहीं करेंगे, मैं इसको कहीं भी डिप्लोमेटिकली किसी पाले में नहीं डालना चाहता हूं, मगर एग्जैक्टली सेम है। इतिहास गवाह है हमारे देश का, ये इतिहास गवाह है, ये हर एक बार हुआ है। चाहे आप अभी 2016 में देखिए, 19 में देखिए, आप अचीव करते हैं उसको, यू लॉस्ट। आप हम जीतेंगे पर सारा चीज लूज कर देते हैं टेबल के ऊपर। कि हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमने अचीव क्या करना था, किन लक्ष्यों के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। लक्ष्य यही था ना कि हम पाकिस्तान को ये याद दिलाएं कि आतंकवादी तुम्हारे पाले हुए हैं, तुम्हारे घर में, और हम घर में घुसकर मारेंगे और दुनिया को बताएंगे।
हम पहले मारेंगे और फिर दुनिया को बताएंगे। वो हमने अचीव किया। और इस ऑपरेशन के बाद जब सीज फायर की जरूरत थी तब हमने सीज फायर भी किया। हम कोई इन एंड आउट केवल वॉर के पर्सपेक्टिव से तो आगे नहीं बढ़ रहे थे। सवाल ये भी है जो राहुल गांधी कह रहे हैं बार बार कि आप बताएं कि हमें कितना नुकसान हुआ। इतनी बड़ी प्रेस ब्रीफिंग हुई, क्या उतना काफी नहीं है? इससे ज्यादा की और क्या इंफॉर्मेशन राहुल गांधी चाहते हैं? मीनाक्षी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। और अगर मैं देखिए हमारे देश की जो आर्म फोर्सेस हैं हमेशा से ही अपॉलिटिकल रही हैं। वो राजनीति में ना कभी घुसी हैं, ना ही उसके ऊपर कभी कमेंट करना उन्होंने सही समझा है। इसलिए मैं आपको ऑप सिंदूर के बारे में जो मैंडेट था, जो आर्मी को जो एक कहते हैं ना एक स्ट्रेटजिक जो प्लानिंग थी, उसको अगर याद दिला दें तो 7 मई को जिस दिन 9 टेरर कैंप्स पे भारत ने बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से हमले किए थे, उसके बाद अगर आप देखें अपनी इसी चैनल पे हम ये स्टेटमेंट निकल के हम लोगों ने बताया था, पब्लिक को बताया था कि 5 देश हैं जिनको कि ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी कि हमारा मुद्दा सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक करने का है। और हमने उन 5 देशों में यूएस, ब्रिटेन, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 5 देश थे जिनको हमने बता दिया था कि हमारा मुद्दा सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप पे अटैक करने का था। हमने वो अटैक कर दिया है 1:05 से लेकर के 1:30 तक। 25 मिनट में हमने जो ऑप सिंदूर का मेन जो मैंडेट या स्ट्रेटजिक जो हमारी प्लानिंग थी वो हमने अचीव कर लिया था। और उसके बाद जब हमने 25 मिनट के बाद फिर इन 5 देशों को इन्फॉर्म कर दिया कि हमने अपना काम कर दिया है, हमारा एम अचीव हो गया है। इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ भी करता है तो फिर वो लड़ाई के एस्केलेटरी लैडर पे ऊपर जा रहा है। अब पाकिस्तान ने जो रिस्पांस दिए, क्योंकि उनके पास टेरर कैंप के एवज में, हमारे यहाँ तो कोई टेरर कैंप अटैक करने को थे नहीं, इसलिए उसने तो इसलिए उसने किया। हमारे सिविल टारगेट्स अटैक किए, उसने हमारे आर्मी मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करना शुरू किया। तो हमने उसका रिस्पांस भी वैसे ही दिया। और 10 मई को जिस दिन ये सीज फायर की बात हुई है, जिस दिन सीज फायर आया है, अगर वो कहने के लिए ठीक है कि ट्रंप ने ट्वीट किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी यू टर्न कर दिया था। बात बड़ी सीधी सी है। मिलिट्री टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, मिलिट्री टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, अगर लड़ाई आगे बढ़ती भी तो उससे और जो हमने अचीव किया था उससे और कुछ ज़्यादा अचीव होने वाला था नहीं। दोनों ही देश अगर ज़्यादा लड़ाई में घुस भी जाते तो कोई भी एक कंक्लूसिव विक्ट्री किसी के पास नहीं आ पाती। तो उसके इस तरह के माहौल में ये बिल्कुल सही था कि हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला लिया कि ऑप सिंदूर को आप समझिए कि हम उसमें पॉज कर दिया है। पॉज इसलिए कर दिया है कि एस्केलेटरी लैडर पे पाकिस्तान भी अब उसके आगे नहीं रिस्पांस दे रहा है। और बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से ही तो था, क्योंकि हमें अपना एम अचीव हो चुका था। अटैक करने का सोचा उतनी बार हमने उसको बढ़-चढ़ के जवाब दिया। रिप्लाई भारत की तरफ से था। बिल्कुल। अब देखिए कोई पॉलिटिकल मैं इसे डिस्कोर्स में नहीं ले जाना चाहती, क्योंकि बड़े बड़े 3 डेकोरेटर हमारे साथ। आखिरी बात यह है, जहां तक ये डैमेज असेसमेंट की बात है ना, अगर ऑपरेशन अभी लगातार चल रहे हैं या उसमें पॉज है तो फिर इस तरह का लेखा जोखा एकदम से लेना वो प्रीमेच्योर हो जाता है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि अब कितने और अटैक आ सकते हैं, कितने और रिस्पॉन्सेज जा सकते हैं। तो इसको ये सवाल को अभी उठाना वाजिब नहीं होता। इस सवाल को आप तब उठाएं जब हम ऑपरेशन को कॉल ऑफ कर देते हैं, तब आप पूरा जायजा लेते हैं कि कितना नुकसान उधर हुआ, कितना नुकसान इधर हुआ। अभी डैमेज असेसमेंट अभी इम्पोर्टेंट ये है कि हम पाकिस्तान में जो डैमेज हुआ वो बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि भारत अपने बारे में पूरा ब्यौरा दे, और वो ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर राहुल गांधी मांग रहे। क्यों मांग रहे हैं आप, जब एक सीधी बात हमारे एयरफोर्स चीफ की ओर से आ चुकी है कि ऑपरेशन इज ऑनगोइंग, वी कैन नॉट शेयर द डिटेल्स राइट नाउ। एब्सोल्युटली। देखिए मीनाक्षी, देखिए जब ये शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर 22 तारीख के बाद, सभी पार्टियों ने ये कमिटमेंट दी थी कि हम आपके साथ में जो आप करते हैं, ये एक कमिटमेंट था जी। मगर हमने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 21वीं सेंचुरी की ये लंबी लड़ाई है, और इसमें यदि आप उलझ के रह जाएंगे तो इसी तरह 4-4 साल तक ये आपकी लड़ाइयाँ चलेंगी, आपकी इकॉनमी डाउन होगी। अभी बात यह है कि डेमोक्रेसी की बात आती है, डेमोक्रेसी के पीछे छिपकर वॉर करना। तो डेमोक्रेसी आपकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। हमने उसको इतना वीकनेस बना दिया है कि डेमोक्रेसी के पीछे छिप करके
आप दिखाते ऑपरेशन जाने वाली है उस दिन आप रफाल को दिखाते एक नींबू और एक मिर्ची के साथ। बिल्कुल ठीक बात। आप बताइए, ये देश के साथ गद्दारी नहीं, आप हमारी सेनाओं के साथ गद्दारी, वही वो भी कांग्रेस नेता अजय राय ही सेम है, सेम कोई सब एक्सटेंशन है ये देखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, हम वी आर लाइक अ कॉकरोच और यही हमारा हर्ष है। हम सबके पैर खींचते हैं, उस कॉकरोच में हम भी शामिल हो सकते हैं और हमारी देश के वो लोग जो इस मैटर करते हैं। आपने नाम लिया राहुल गांधी, पवन खेड़ा, क्या ये छोटे लोग हैं? क्या ये सत्ता में नहीं आए? सत्ता में भी रहे हैं ये लोग, इन्होंने लंबे लंबे समय तक सत्ता की, मगर क्या हम जस्ट डेमोक्रेसी के नाम में पीछे छुप करके ऐसा वॉर करना, हम अपने उसको वीकनेस बना लेना, इससे तो अच्छा है कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि क्या यह हमारी स्वतंत्रता है? क्या हम डेमोक्रेटिक हैं? नहीं है। जब आप अपनी सेनाओं को भी, सर डेमोक्रेटिक तो हम हैं, इसलिए बोलने की पूरी आजादी है, जिससे जो चाह रहा है वो ये बोल रहा है, और ये जानने समझने बूझने के बावजूद कि पाकिस्तान उसे अपने लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और इसलिए सिंदूर का सौदा जैसे शब्द वहां के पत्रकार इतने खुले में बोल पा रहे हैं क्योंकि हमने उन्हें यह मौका दिया है। इसे समझने की जरूरत है। एक तरफ पाकिस्तान में झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं, झूठी तारीफें की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी चीफ अपने मिशन पर जुटे हुए हैं। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे। उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। अब देखिए, पॉलिटिक्स में जो होता रहे सो होता रहे, लेकिन सेना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑपोजिशन क्या पूछ रही है, ऑपोजिशन का मानना क्या है, उनके तेवर क्या है। सेना अपना काम करती है, जिस काम के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो कर रही है। और उपेंद्र द्विवेदी का ये वीडियो इस वक्त आप देखें, जैसलमेर के लौंगेवाला पोस्ट पर वो गए, उन्होंने यहां आर्मी और बीएसएफ के जवानों से बातचीत की, जवानों को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अगुवाई में भारतीय सेना के जवानों ने भारत माता के जय के नारे लगाए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने भी सूरतगढ़ सैन्य स्टेशन और नलिया वायु सेना स्टेशन का दौरा किया, जवानों की हौसला अफजाई की। ये दोनों सैन्य ठिकाने स्ट्रैटेजिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब ये तस्वीरें सर, यहां पर जनरल रॉय, हम क्या चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि कितना डैमेज हुआ, विदेश मंत्री बताते क्यों नहीं हैं, वहां हमारी ही खबरों को वहां लाइमलाइट दी जा रही है कि देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया। हामिद मीर यही तो कह रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आर्मी को जो करना है वो करके दिखाती है और वो कर रही है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा ना कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो बिल्कुल राजनीति के नज़दीक ना तो जाती हैं ना ही उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इसी वजह से जो है हमारी आर्मी की जो कमिटमेंट है, हमारी जो प्रोफेशनलिज्म है वो बिल्कुल बरकरार रही है पिछले 60-70 सालों से। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्मी चीफ का वहाँ जाना, ये सब विजिट्स जो हैं इसी बात को बोल रही हैं कि अब तक जो है जोश को अभी बढ़ाया जा रहा है, इस बात को ख़त्म नहीं हुई है, हमारी डिप्लॉयमेंट अभी चल रही है। और आर्म्ड फोर्सेस का या अगर आप देखें तो कोई भी लड़ाई का जो मुद्दा है दो देशों के बीच में, तब तक नहीं पूरा होता जब तक कि उसकी ग्राउंड फोर्सेस, बूट्स ऑन ग्राउंड, वो एक्शन में ना आए। और ये लड़ाई अगर हम देखें, हाईटेक लड़ाई रही है, काफ़ी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, हमने दुनिया को क्या सबको बता दिया है कि देखिए कितनी पहुंच है हमारी आत्मनिर्भरता पे और अपनी टेक्नोलॉजी पे, और कितनी सिमलेस उसकी मैशिंग की गई है। लेकिन इसके साथ साथ अपनी आर्मी को ग्राउंड के ऊपर हाई स्टेट ऑफ अलर्टनेस पर रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए आप ये विजिट्स देख रहे हैं ताकि पाकिस्तान को ये लगे कि अभी ख़त्म कुछ भी नहीं हुआ है, तुम थोड़ी सी शरारत कुछ करो, तुम थोड़ा सा कुछ अगर इम्बैलेंस दिखाओगे तो ये देखो ग्राउंड एक्शन के लिए भी हम तैयार हैं, जो कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो एक फाइनल एक्शन होता है। अगर आप देखें कितनी बमबारी भी की हो अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर, कितनी बमबारी भी की हो, लेकिन फाइनली जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड ही काम आए। तो यहाँ भी हम बूट्स ऑन ग्राउंड अभी भी हम बरकरार रखे हुए हैं। और ये एक बड़ा मैसेज है, ये अक्रॉस वर्ल्ड ये मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर स्टैंड बाय मोड पर है। वेलकम बैक। वॉर अगेंस्ट टेरर, आतंकवाद के खिलाफ ये जंग लगातार जारी है, और एक जंग जो इस वक्त मीडिया में भी चल रही है। मैं पाकिस्तान मीडिया की बात कर रही हूं, जो अपनी ही सरकार की पोल खोल रही है, अपनी ही सेना की पोल खोल रही है। पाकिस्तान के पत्रकार हैं मोहित पीरजादा, उन्होंने कहा है कि अगर भारत कुछ दिन और हमले जारी रखता तो पाकिस्तान तबाह हो जाता।
भारत तो ये पहले से ही कहता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का अपना मीडिया, वहां के अपने पत्रकार अपनी सेना को और अपनी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। आप सुने क्या कहा। अब भारत की सेना की तरफ से पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में वार्निंग दी गई है। इंडियन आर्मी की तरफ से यह कहा गया है कि पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में है। एक इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल डी कुन्हा ने कहा पूरा पाकिस्तान भारत की रेंज में है। उन्होंने कहा कि भले ही वे रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर लें, लेकिन कोई भी जगह भारत की रेंज से बाहर नहीं है। उन्हें शिफ्टिंग के लिए गहरा गड्ढा खोजना होगा। I just like to say that India has an adequate arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So from its broadest to its narrowest, wherever it is, the whole of Pakistan is within range of. So we are absolutely capable from our borders or even in depth, where we can take on the entire Pakistan, and the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they're all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. डीजी आर्मी एयर डिफेंस को आप सुन रहे थे। डी कुन्हा साहब ये खुद बता रहे हैं कि पाकिस्तान को गहरा गड्ढा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग और दिन चलती है। तो पाकिस्तान की मीडिया भी कह रही है, एयर कॉमोडोर बहल साहब, ये तो वहां की मीडिया भी कह रही है कि हम 2-3 दिन से ज्यादा के युद्ध के बचे नहीं थे, यानी ये पाकिस्तान की बात कर रही है। और अब जो खुद डीजीएडी कह रहे हैं कि हमारी पूरी पाकिस्तान का वो कोई भी कोना क्यों ना हो, वो हिंदुस्तान की रेंज में है, गहरा गड्ढा खोजना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण 2 चीजें यहाँ पे उभर के आ रही हैं कि एक तो पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, यानी कि पहले वो कहते थे कि अफगानिस्तान उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है तो वहां पे अपने कुछ सिस्टम्स, वेपन सिस्टम्स को छुपा सकते हैं, लेकिन अब जो है उनकी टोटल विड्थ उतनी नहीं है कि वो कहीं पे भी किसी भी कोने में हमारे जो वेपन सिस्टम्स हैं जिनकी रेंज 800 किलोमीटर तक ब्रह्मस की रेंज आ जाती है किसी प्लेटफॉर्म से, तो ये देखिए कि उनके पास कौन सी जगह है जहां पे वो अपना वेपन सिस्टम्स को हाइड करें। चाहे वो गड्ढे खोदे, चाहे वो पहाड़ों के अंदर जाएं, वो बच नहीं सकेंगे। और यहां तक कि जब हम सरगोदा पे बॉम्ब गिरा रहे हैं तो डर के वो किराना हिल्स को सोच रहे हैं कि किराना हिल्स उड़ चुका है उनका। अभी एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आती है। आप जब ऑपरेशन शुरू हुए थे उससे पहले की बात कर रहा हूं, हम लोग बात करते थे कि 155 मिलीमीटर की उनकी क्षमता कम है, शेल्स नॉट क्षमता कम है, उनके पास एम्युनिशन कम है 155 मिलीमीटर का, वैसे ही उनके पास और चीजों की भी कमी है। एयर डिफेंस सिस्टम्स उनके इतने इफेक्टिव हुए नहीं। और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि जो भारत के इंडिजिनस सिस्टम्स थे, चाहे वो धर शक्ति था, संयुक्ता था, आकाश तीर था, आकाश था, स्काई स्ट्राइकर था, नगस्त्र था, काउंटर यूएवी सिस्टम्स थे हमारे, वो इतने कारगर सिद्ध हुए कि उनकी तरफ से कुछ भी आया तो हमने उसको रोक लिया। यहां पे मैंने बात की है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स की, यहां पे मैंने बात की है एयर डिफेंस रेडार्स वेपन सिस्टम्स की, यहां पे मैंने बात की है उन सिस्टम्स की, उन ड्रोन्स की जिन्होंने इस ऑपरेशंस में हमला लिया है, जो इंडिजिनस थे। पाकिस्तान के पास वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स नहीं है कि वो इतनी जल्दी रिप्लेनिश कर सके। लेकिन मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, जो हम पहले से अगर मैं इसको लिंक करूं, अभी पॉज है, अभी समय है कैपेबिलिटी बिल्डिंग का और इसी समय पे हमारी गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ की इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की बात करी है। और साथ में आपने देखा जो हमारे जनरल्स हैं, जो हमारे एयर मार्शल्स हैं, इस समय कहां जा रहे हैं? अपने ट्रूप्स के पास जा रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं आपने लड़ाई जीती है लेकिन लड़ाई अभी जारी है। अपनी अलर्टनेस स्टेट को अपने नीचे नहीं रखना, और साथ में उनको जोश भर रहे हैं और उनको यह विश्वास दिला रहे हैं कि हमने जो भी कुछ जो एलिमेंट्स कम हुए हैं आर्म्स एम्युनिशन के, वो अब हम क्विकली भरने वाले हैं। हमारी कैपेबिलिटी इससे भी ऊपर आ जाएगी और अगर पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो उनको छोड़ा नहीं जाए। एक बात जो अभी बहल साहब ने कही कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट इस वक्त हम कर रहे हैं, ये हमारे आगे की जंगों के लिए, या हमारे हर देश यही कोशिश करता है, अपने आप को और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता है। और जो बात डीजीएडी कह रहे हैं कि उन्हें शिफ्टिंग के लिए कोई गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा या ढूंढना पड़ेगा, अब वो तो पाकिस्तान ढूंढ नहीं सकता। पाकिस्तान के पास अब विकल्प क्या है?
देखिए मीनाक्षी, जो हमारे डीजी एडी बोल रहे हैं, एयर डिफेंस बोल रहे हैं, जनरल समीर नाम है उनका, वो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान से खबरें आई थी कि वो रावलपिंडी से वो जाना चाहते हैं मगराला हिल, एक जगह का नाम आया था, मगराला हिल जाना चाहते हैं जो फुटहिल ऑफ हिमालयाज हैं। इसमें आया है खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं कि पीछे की तरफ, क्योंकि और उन्होंने कहा है चाहे सबसे नज़दीक इलाका हो सबसे दूर वी कैन हिट। देखिए ब्रह्मोस से ही आप 800 से भी ज़्यादा में ना, और यदि हमारे नेवी जो हैं उनके पास भी ये ब्रह्मोस हैं जिनके पास 800 किलोमीटर का ये हथियार है, रेंज है, शिप से भी अंदर से। तो पाकिस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर आप हिट नहीं कर सकते विदाउट गोइंग। हमारी एयरफोर्स तो आजकल बियॉन्ड विजुअल रेंज से ही मारती है ना, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे हमारी चीज़ें तो वो तो और भी अंदर डीप जा सकते हैं अपने इन चीज़ों से। यदि हमें फेवरेबल सिचुएशन हम क्रिएट कर लेते हैं, एक होता है टर्मिनोलॉजी, आप फेवरेबल, तो उसके बाद तो बेधड़क आप सुपीरियरिटी ऑफ एयर सिस्टम जो हम कर सकते थे। 24 टारगेट पे हिट हुई है ना, 9 को छोड़ दीजिए जो टेररिस्ट टारगेट है, बाकी के सारे वो एसेट्स हैं जिससे उनको बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, वो सारा ध्वस्त कर दिया आपने केवल 90 घंटे के बाद। और इतना ही समय लगता है सुपीरियरिटी ऑफ एयर को लाने के लिए, 90 घंटे का समय दिया जाता है एयरफोर्स को, करीब 72 से 90 घंटे कि आप दीजिए, उसके बाद आपके एक्शंस खुले, बैटलफील्ड बिकम्स एब्सोल्युटली ओपन। आप जाइएगा, आपको ऊपर से कोई एयर नहीं मार सकता, आपको ज़्यादा क्षति नहीं कर। तो ये कंडीशंस थे। मगर देखिए हम लोगों ने जब शुरू किया, आप 22-23 तारीख का आप यदि इंटरव्यू देखते हैं तो हमने कहा कि हमारा, और 7 तारीख का, ये नॉन एस्केलेटरी है और हमारा पूरा का पूरा एम है कि उनके जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हम करना है। तो जब हमने नॉन एस्केलेटरी, जब आप करोगे एस्केलेट हम करेंगे। क्या हुआ 10 तारीख को हमने क्या किया, हमने जब 12 टारगेटों को मारा और उसके बाद उनका वो फुस हो गए, वो भागने लगे, तो उनका रिएक्शंस तो नहीं आया ना आपके ऊपर। तो ये कहना कि आर्मी इसी तरह, और ये एक फेज होता है, इस चीज़ों को नहीं समझते हमारे पॉलिटिशियन। क्या कहते हैं, आपने रोक दिया, क्या चिल्ला रहे हैं वो लोग। हमने रोका कोई नहीं, हम बता रहे हैं। एंड लड़ाइयाँ ऐसे ही 21st सेंचुरी में लड़ी जाएंगी और पूरा विश्व कह रहा है कितनी जल्दी आपने इस फेज को निपटा दिया। कोई नहीं निपटाया, अभी सब जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, रशिया फंसा पड़ा है। मैं उसी पॉइंट पर लेकर आने वाली थी कि जब हम कॉन्टिन्यूअस बैटल में होते हैं, एक होता है कि हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उस पर काम करते हैं और उसके बाद फिर एक जीत हासिल करते हैं। लड़ाइयां तो रशिया यूक्रेन के बीच में भी चल रही है, 3 साल होने को आ रहा है, ये 3 सालों से लड़ाई लगातार चल रही है। लेकिन भारत का जो लड़ने का तरीका है इस बार पाकिस्तान के साथ, वो स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए पहले भी आपके प्रोग्राम में ही हम पहले भी ये बात करते रहे हैं, शेपिंग द बैटलफील्ड को जो है इस तरह से शेप किया जाता है कि आपके जीत के चांसेस बढ़ जाएं। कैसे हुआ है, शुरुआत जो हमने की वो टेररिस्ट कैंप को लेकर के हिट किया। उनको बता दिया गया कि देखिए हमारा लिमिटेड एम है कि टेररिस्ट कैंप को हिट करने के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक कि आप नहीं चाहते हो कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि एस्केलेटरी लैडर उसके बाद शुरू हो जाती है। तो पाकिस्तान ने जैसे उसके लैडर पे बढ़ना शुरू किया, हमने भी उसके ऊपर बढ़ना शुरू किया। लेकिन उस बढ़ने में स्ट्रेटजी देखिए क्या किया हमने। सबसे पहले उनके जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स जो लगे हुए हैं उनको बिल्कुल ख़त्म किया, ताकि अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारे एयर अटैक जाने के लिए, जो एयर ऑफेंसिव लॉन्च होगा, एयर कैंपेन जब लॉन्च होगा, तो उनके एयर डिफेंस के जो हथियार हैं, एयर डिफेंस की जो मिसाइलें वहाँ लगी हुई हैं, सब की सब जो है पहले ही ख़त्म की जा चुकी हैं। तो ये पहला काम किया गया। उसमें जो है उनको ये भी बता दिया गया कि देखिए हमारे पास कितनी एक्यूरेसी है अपने मिसाइल सिस्टम्स की, अपने ड्रोन्स की, और जो भी हमने उनके ऊपर अटैक किए उनके टारगेट्स के ऊपर। उनके देखिए अगर आप टारगेट्स एयरफील्ड जो अटैक किए, बिल्कुल सेंटर के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बने, वो आपकी एक्यूरेसी जाहिर करते हैं। एक अटैक भी ऐसा नहीं था जो फेल हुआ है। जी, जितने अटैक किए वो सारे कामयाब हुए हैं। और वही डीजीएडी बता रहे हैं कि अब हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो अब जो होगा वो फिर ज्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब तो यही है ना, अगर मैं सही शब्दों में समझ रही हूँ। बिल्कुल सही आप समझे। और ये दूसरा फेज ये हो गया कि हमने उनके जो डिफेंसिव सिस्टम्स थे उनको खत्म किया। अब इसका मतलब हम अटैक के लिए तैयार हैं। अभी अगर आप देखें तो जितनी ये विजिट्स हो रही हैं सीडीएस की और आर्मी चीफ की, हमारी जो बूट्स ऑन ग्राउंड है, जो ज़मीनी सेना है, उसको बिल्कुल इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि इसके बाद अब जो है हम ज़मीन पे हमला करके उनकी ज़मीन पकड़ेंगे, ताकि कल को जब इस तरह से वॉर रुकेगी तो हम इनको टेबल के ऊपर निगोशिएट करने में हमारा पक्ष भारी पड़ेगा। तो ये तीसरा फेज़ हो जाएगा इसका ये। और इन सब के पीछे एक बड़ा लेसन जो कि दिया हमने पाकिस्तान को भी और विश्व को भी,
क्योंकि जितनी भी ये हमने एक्शन लिए, ये उन हथियारों से, उन कैपेबिलिटीज़ से था जो हमारी आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस की कैपेबिलिटीज़ थी। इसका मतलब ये हुआ कि इन कैपेबिलिटीज़ को हम सबसे ज़्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर सके, सबसे ज़्यादा हमने इसका इफेक्ट प्रभाव ज़मीन के ऊपर दिखा पाए। तो ये भी एक मैसेजिंग है कि अगर देखिए कि हमारे पास इतनी लिथैलिटी है कि अगर कल को हम ग्राउंड एक्शन लेकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो उसका जो खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जरा सोच समझ के आप आगे सोचना इस बात को सरकार ने की। बिल्कुल और बिल्कुल। पूरा दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर है कि क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान की हिमाकत का जो माकूल जवाब दिया है, उससे दुनिया को एक बड़ा मैसेज गया है। भारत ने पाकिस्तान को 90 घंटे के अंदर धूल चटा दी और फिर सीज फायर पर मान भी गया। इससे पूरी दुनिया को यह मैसेज गया कि भारत के पास ऐसी क्षमता है कि वो चंद घंटे के अंदर, आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान याद करें, जब तक ये नाश्ता निपटा रहे थे तब तक दुश्मन का काम निपटा दिया गया। अब दुश्मन को कितनी जल्द हम घुटने पर ला सकते हैं, यह भारत की ताकत है, वो भी अपनी शर्तों पर। अपने मुताबिक युद्ध विराम भी हम कर सकते हैं क्योंकि हम शांति के भी पक्षधर हैं। दुनिया ये समझ गई है कि भारत का नेतृत्व मजबूत इच्छा शक्ति वाला है और मेड इन इंडिया हथियार सबसे बेहतर है। अब हम बात मेड इन इंडिया के हथियारों की करने जा रहे हैं। भारत हर दिन के साथ, हर साल दर साल आप यूं देखें कि हम इंडिजिनस होते जा रहे हैं और ये एयर कॉमोडोर हमारी ताकत बनता जा रहा है। हमारी DRDO जिस तरीके से काम कर रही है, जो मैसेज भारत पूरी दुनिया को दे रहा है, अब हम ना सिर्फ अपने हथियारों का निर्माण खुद कर रहे हैं, हम उसे एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। जिस मुल्क को चाहिए हम उसे वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी की आपने बात करी, वो होती है पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो इस देश के अंदर अब बनता जा रहा है और इतना स्ट्रांग बनता जा रहा है। उसका एक एग्जांपल है कि जैसे हमने रशिया के साथ कोलैबोरेशन में ब्रह्मस की और 3 अलग अलग मीडियम भी चूज किए, चाहे वो एयर, लैंड या वो सी मीडियम था, और साथ में जब हमने उसको $375 मिलियन में बेचा है फिलीपींस को, अब कितने सारे देश हैं जो अब इंटरेस्टेड हैं कि वो खरीदना चाहते हैं, क्योंकि इस ऑपरेशन ने यह प्रूव कर दिया कि ना केवल ये मिसाइल एक्यूरेट है, ये इतनी इसकी रिलायबिलिटी है कि ये 99%, हालांकि कहते हैं 88% है, लेकिन 99% से भी ऊपर इसने अपनी रिलायबिलिटी दिखाई है। दूसरे सिस्टम देख लें, हमारी टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं कि इस ऑपरेशंस के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। चाहे वो ग्राउंड के सिस्टम थे, वो इंडिजिनस थे, हमारे धर शक्ति है या फिर संयुक्ता है, वो दोनों इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, या फिर जो एरियल सिस्टम्स है जो हमने अपने जहाजों में लगा रखे थे, वो इतने इफेक्टिव थे कि वो एक गैप बना सके, जिस गैप के थ्रू हमने इनिशियल अटैक्स किए थे, ताकि जब हमने उनके रेडार्स को डिस्ट्रॉय नहीं भी किया था, तब भी हमारे सारे के सारे वेपन सिस्टम जो है एक्यूरेटली उनके 9 टारगेट्स के ऊपर गिर सके। तो जो पहला मिशन हमने ये किया था कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस बार इंटीग्रेट किया, डिकॉय मिशंस को इंटीग्रेट किया है, और साथ में प्रिसीजन। और ये सारा कुछ तभी जब एयरफोर्स कहती है रिस्पॉन्ड विद रिजॉल्व, ये हमने प्रूव करके दिया। और ये भारत के अंदर बनने वाले इंडिजिनस सिस्टम्स की वजह से है। यही नहीं, हमने जो ड्रोन्स बनाए थे, चाहे वो नागास्त्र है, स्काई स्ट्राइकर है, या फिर दूसरे ड्रोन्स जिनका इस्तेमाल किया जो भारत के अंदर बने, काउंटर UAV सिस्टम, इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस में भी और साथ में ऑफेंसिव एक्शन में भी पाकिस्तान के अंदर। सर, आपने भी लंबा समय सेना में सर्व किया है। आप बीते कुछ सालों में किस तरीके का प्रोग्रेस हमारे आर्म्ड फोर्सेस में देख रहे हैं? देखिए मीनाक्षी, जब हम आए थे सेना में, और वो 79 का समय था, 79 आज से 40 साल पहले, तो हम देखते थे कि हमारे अबाउट 80% जो हथियार थे विदेश की आते थे। और जब मैंने इसके ऊपर स्टडी किया, कि हम लोग बहुत सारा स्टडी करते थे, तो हमें ये पता था कि ब्रिटिशर्स जब छोड़ के गए थे हमारे पास, तो इसी कंट्री के अंदर में हमारा डिफेंस रिसर्च होता था, डिफेंस के बहुत बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ होती थी। मगर हमारी 47 से, क्यों 47 में हमने एक सेल्फ मोड किया, हमें आर्मी की, आर्म फोर्सेस की ज़रूरत नहीं। 62 के पहले ये हमारा स्टैंड था कि इस देश को, हम शांति वाले प्रिय देश हैं, हमारे को नहीं चाहिए। हमने इतने लंबे समय तक हम डिपेंडेंसी दूसरे को देते रहे। और देखिए, आपने पूछा मेरे से सवाल, बहुत तीखा सवाल किया है कि आपने क्या देखा। मेरे जीवन काल में हमारी सबसे पहले आई थी अपनी इंडिजिनस सेल्फ SLR कहते थे, राइफल हम पहली बार बनाए थे, और उसकी जो हमने टेस्ट करने के लिए हमें भी मौका मिला था। हमने कहा कि नहीं, खराब भी हो मगर हम इसको लेंगे।
हम इसको लेंगे, मत तब भी बहुत सारी चीज़ें रोकी गई। तो आप लगातार डिपेंडेंसी, और उसके में अंदर मैं जाऊंगा नहीं कि क्या चीज़ था, किस कारण से करते थे वो। हमने कब लिया इसकी बात में, देखिए हम जब 2020 में 15-12 में आए तो हमें लिख दिया गया कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो आप देख रही हैं, हमने टारगेट रखा कि हम पूरा का पूरा चीज़ अपना सेल्फ, ये जो हम कहते हैं ना सेल्फ इंडिजिनस बनाएंगे। और जब हमने इसका लिया तो हमने एक टारगेट रखा कि 2025 तक हम एक्सपोर्ट करेंगे $5 बिलियन का। और आपको जान के हम 10 दुगना में चले गए। ये केवल सोच होती है, जब आप सोच होते हैं कि हम ये करेंगे। हमने लिस्ट बनाई, पहला लिस्ट निकाला 1000 सामान कि हम देसी होगा, कुछ भी हो जाए हम खरीदेंगे नहीं, स्पेयर पार्ट नहीं खरीदेंगे। तो आपने जब ये रिजॉल्व लिया, आज तो देश के अंदर में देखिए कितने स्टार्टअप हैं, कितना आपने पूरा इंटीग्रेट कर लिया। ये इंटीग्रेशन था ही नहीं, उसका कारण भी बहुत सारा करप्शंस भी है, बहुत करप्शंस भी रहा कि आप बाहर से चीज़ें लाएंगे। जो हमारी प्रोक्योरमेंट होती थी, जो हम जितना आप डिपेंडेंट होंगे तो उसमें आर्मी का कोई बोलबाला नहीं होता है। फिर उसके अंदर करप्शंस थी, ये चीज़ें थी, वो चीज़ें एब्सोल्युटली अभी जाकर के सही हुई है। आप ये कह रहे हैं, देखिए 2012 से जो आपने कहा कि एक बड़ा बदलाव भारत की आर्म्ड फोर्सेस में हुआ है और वो प्रोग्रेस करता चला जा रहा है, और इसलिए पाकिस्तान हक्का बक्का भी है कि भारत कैसे कर सकता है। भाई दोनों मुल्क एक साथ ही आजाद हुए थे, लेकिन ये भारत की नीति थी, ये भारत की नीयत थी, हमारे आर्म्ड फोर्सेस की इच्छा शक्ति थी कि वो लगातार बेहतरी की सीढ़ियां चढ़ती गई और पाकिस्तान कैसे गर्त में जाता गया वो उसका इतिहास बताता है।